जरा टाइम कम है ना, इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो चलो मैंने पास कर दिया। स्टार्ट अच्छा तो यार हम ये क्या क्या बात कर रहे थे आखिर कि यार पहला तो ये पर्पस है कि किसी स्टेट से अपना डिसीजन मंगवाओ या उसको कोई डिसीजन लेने पे मतलब वो जो डिसीजन ले रहा है ना उससे चेंज करवाओ उसको, ठीक है, लेकिन अंडर ऑफेंसिव थ्रेट। दूसरे में क्या है कि उसमें भी यही चीज हो रही है, लेकिन उसमें डायनामिक्स चेंज हो रही है। उसमें तो पहले में तो हम किसी दूसरे स्टेट को कंपेल कर रहे थे ना, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा स्टेट हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, कोई एक्शन लेने का डिसीजन मतलब वो क्या है जहन में रखता है, तो उसको हम डिसुएड कर दें, उसको हम उससे डेटर कर लें कि यार ये डिसीजन ना ले। लेकिन अंडर व्हाट कंडीशन? अंडर अ डिफेंसिव थ्रेट। अब डिफेंसिव थ्रेट किस किस्म का होता है? मतलब अगर कोई दूसरा बंदा या दूसरा स्टेट ऑफेंस कर रहा हो और आप उसको सिर्फ हाँ हाँ। डेटरेंस के लिए ये बता दें कि वी विल रिटेलिएट इफ यू अटैक अस, तो ये एक थ्रेट हो गया, लेकिन ये डिफेंसिव पर्पस के लिए हो गया। डिफेंसिव थ्रेट ये है ना कि आपके पास जो आप ऑफेंसिव ले रहे हो उसके रिजल्ट में आपको क्या हो सकता है, आप पूरी तरह डेसिमेट, आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकते हो कि उसका जो रद्द-ए-अमल आना है ना उसके उसके रिजल्ट में आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकते हो। इसकी एग्जांपल क्या है कि इंडिया कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का वो रखता था ना जो उन्होंने वो छोड़ा हुआ था कि यार हम पाकिस्तान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ है, यही आपके न्यूक्लियर एसेट्स हैं कि इनको हम विद इन मतलब 90 आवर्स या कितना वो 48 आवर्स की बात करें, कितनी की बात वो कर रहे थे, ठीक है, कि आपके पास विद इन नो टाइम हम क्या कर रहे हैं अपने स्ट्राइक फोर को जो है ना वो क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स है ना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब तक आपके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन करेगा तब तक हमने अपना काम कर लिया होगा और हम वापस आ भी चुके होंगे, ठीक है। मतलब ये है कि पाकिस्तान को हम इर्रिपेयरेबल नुकसान पहुंचा चुके होंगे। तो अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के बाद अगर ये इंडिया ऐसा एक्शन लेता है तो उसके फॉलआउट्स क्या निकलेंगे? जो डिफेंसिव थ्रेट मौजूद है ना ये तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे खुदा ना खास्ता, ठीक है, जो कि ये कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके पास अगर हम अपने सबमरीन से बाबर लॉन्च कर दे, बाबर क्रूज मिसाइल, ठीक है, और वो इंडिया पर मतलब 5-6 हम उन पर बरसा दें, ठीक है, तो उसके हवाले उसके रिजल्ट में इंडिया पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है डिफेंसिव थ्रेट जो कि आपके पास एक दुश्मन को डिसुएड रखता है कि एक एक्शन हम ना लें, ठीक है। तो डिफेंस एक चीज होती है, डिफेंसिव थ्रेट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, जिसमें दुश्मन को पता होता है कि इस चीज की जो डिफेंस में हमारे पास रिएक्शन आना है ना इट विल बी अनबेरेबल फॉर अस, ठीक है। इसमें फिर क्या चीज होनी चाहिए इस डिफेंसिव थ्रेट में? 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है ना कि आपके पास कैपेबिलिटी मौजूद है कि नहीं है। ये जो डिफेंसिव थ्रेट है ना जिसको हम डेटरेंस भी कहते हैं, ठीक है, डेटरेंस बेस्ड ऑन, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक्सप्लेन भी है, जो मैं आपको रेफरेंस रीडिंग बताऊंगा ना इसमें काफी खूबसूरती से इस बंदे ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये 3 चीजें इसमें होनी चाहिए। कैपेबिलिटीज, पहली आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। पहला क्या है, क्या आपके पास ऐसे वेपन्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स ही होता है, क्या आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, ठीक है। आपने क्या उसको टेस्ट किया हुआ है और क्या आपके पास वो चीज़ें एट टाइम मतलब आपके पास जो वो वक्त होगा ना आप उसको इस्तेमाल कर सकोगे नहीं। पहले तो ये कि कैपेबिलिटी है कि नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, क्या क्रेडिबिलिटी मौजूद है। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है आपके पास ये डेटरेंस में न्यूक्लियर पॉलिटिक्स से पर्सपेक्टिव से कि क्या आप जो बात कर रहे हो उस पर अमल भी कर सकोगे। मतलब आप अगर कैपेबिलिटी भी है लेकिन अगर आपकी विल पावर ही नहीं है उसको यूज करने की, देन फिर आपके पास ये जो 3 एलिमेंट से मिलकर फुल डेटरेंस आपका बनता है ना, ठीक है, वो आपके पास फुलफिल नहीं होता। तो उसकी मिसाल पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है ना, इन 3 एलिमेंट्स को हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब ये है कि आया जो
आप डिक्लेयर कर रहे हो, जो कैपेबिलिटी आप रखते हो, ठीक है, आया उस पर आप काबिल, ठीक है, एट टाइम्स ऑफ क्राइसिस अपने एक से कर सकोगे या बिल्कुल सजदा रेज हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपकी क्रेडिबिलिटी, आप जो कह रहे हो उस पर अमल करने की आप विल पावर भी रखते हो, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रेडी हो सकते हो। क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा? कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा? डिप्लोमेसी सर। एनीवन? डिप्लोमेसी सर। नहीं, नहीं सर, डिप्लोमेसी नहीं, क्या डेटरेंस की सर? बात है। डिप्लोमेसी तो गई ना, वो तो अपने इख्तिताम को यहाँ पर पहुंची। जब सर आप इस नैज कम्युनिकेशन पर हमारा पहुंच जाते हो, ठीक है, तो फिर तो डिप्लोमेसी का हो रहता ही नहीं है। जी 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 जी, बताएं। सर वो टाइम हमें कौन बता वो रहा? कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो सर के मतलब वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, देन हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उतना टाइम हमें मिले कि हम भी उनका रिस्पांस वक्त पर दे सके। सर इसके भी दो टाइप्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन। चलो अभी मैं आपको समझाता हूँ, एक ठीक है यार, ये टेक्निकल टर्म्स है ना, ठीक है। नहीं मैं बताता हूँ यार, ये आप लोग को नहीं वो आप लोग को कसूर नहीं है यार। ये जब आप ये बुक पढ़ोगे ना, ठीक है, जो मैंने वो स्पेसिफिक बताई हुई है यार, ये टेक्निकल टर्म्स है। ये इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर IR के पेपर या इस चीज में आप टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करो, आपसे नंबर नहीं काट सकता। हमारा मसला क्या होता है, वही दूसरी चीजें लिख के जब वो स्ट्रक्चर करा जाता है तो हमारे मार्क्स का हो जाता है। लेकिन आप लोग ये गलती, मतलब ये है ना, इन टर्म मतलब जो डेटर्स की बात कर रहे हो कि आप अपने दुश्मन को सही, ये दो कैपेबिलिटीज और कैपेबिलिटी, ये वेपन्स पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक सिस्टम मौजूद है। मतलब ये उसको पता है कि ये जो वॉरहेड्स है ना, या ये जो लॉन्च करके मतलब वहां पर आपकी वो जो क्या है, साउथ इंडिया तक को मतलब हिट कर सकता है। तो इसको कहते हैं मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपके दुश्मन को क्या, या आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि वी विल एक्ट ऑन दीज, विल एक्ट ऑन द थिंग्स दैट वी आर डिक्लेयरिंग। हमारे पास कैपेबिलिटीज है न्यूक्लियर वेपन्स की, क्रेडिबिलिटी हमने डिक्लेयर भी कर दी कि हम यूज करेंगे। हमारा कम्युनिकेशन ना हो, अगर ये हम मैसेज ना पहुंचा रहे हो दुश्मन को कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स है जो इधर से ऊपर मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है, देन हमारे पास डेटरेंस तब तक, तो डिफेंसिव थ्रेट डेटरेंस, ठीक है, वो आपके पास तभी फुलफिल होगा जब ये तीनों कंडीशंस आपको मुयस्सर होंगी। डेटरेंस इसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, इन तीनों मुनसर होता है। फिर इसी के अंदर ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये चीज डिफरेंट नहीं है, ये इन्हीं तीनों चीजों के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ इसलिए शोर मतलब की हुई है क्योंकि आपके पास ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, तो लेट सपोज अगर दुश्मन जो है वो उसके वेपन है और वो आप पे मतलब पहला अटैक कर दे, तो क्या आप उसको ये कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि यार ये जो है आपके पास सेकंड स्ट्राइक की एबिलिटी मौजूद है, आप उस पर दोबारा हमला कर सकते हो? तो पाकिस्तान के हवाले से जो हम आएंगे, हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान ने कोल्ड स्टार्ट की डॉक्ट्रिन जो उन्होंने कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनका अल्टीमेट मकसद ही था, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में हमने क्या किया था, टैक्टिकल वेपन्स डेवलप किए थे, मतलब आप उसको कन्वे कर सकते हो, वो डेवलप कर दिए थे। फिर उसके बाद सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसे कहते हैं कि आपके पास एक स्टेट को ये फ्लेक्सिबिलिटी हासिल हो कि अगर उस पे न्यूक्लियर अटैक हो भी जाए पहले, सर तो बहुत ये ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। न्यूक्लियर अटैक मतलब, चले लेट मी चेक, ये मेरी साइड से है। हेलो यस सर। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही जी। चले जी, ऐसा करते हैं, अभी आ रही है आप लोगों को आवाज?
नो जी सर अभी सर, क्लियर है। कट रही है बीच में, कम्युनिकेशन से ऑनवर्ड सारी कटिंग हुई है। अच्छा अभी आवाज सही आ रही है? मैंने बिल्कुल वो डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी आवाज ठीक आ रही है? यस सर अभी सही है, क्लियर है। अभी क्लियर है? यस सर अभी क्लियर। जी सर क्लियर है। चलो बेहतरीन यार, चलो बेहतरीन। यार बात यह है ना, सर फिर गायब हो गए। सर आवाज नहीं आ रही। सर आप एक दफा डिस्कनेक्ट कर लें अपना। बस यार ये अगला अगला स्लाइड भी नहीं, ये पॉइंट कर लेते हैं, फिर इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? श्योर सर। ओके सर। ये आखिरी पॉइंट जरा क्लियर कर ले यार। ये चीज इसलिए समझ लेना क्योंकि एक ही दफा समझनी है और आपके सारी मतलब वो आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी, ठीक है? अगर इनको हम कैटेगराइज कर लेना आपको फिर काफी आसानी होगी, फिंगर टिप्स पर आपकी चीजें होंगी, ठीक है? भाई दूसरे पॉइंट में यही है कि डेटरेंस जो है ना, इसमें ये 3 एलिमेंट्स होना जरूरी है। फिर ठीक है, फिर इन 3 एलिमेंट्स के अंदर भी आपकी क्वालिटी वो वेरी कर सकती है। इसमें जो आपके पास क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हुई है ना, वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की हुई है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है कि अगर दोनों ही मतलब स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन मतलब क्या है, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, और एक स्टेट दूसरे के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज करता है, तो उसके रिजल्ट में तो पूरा स्टेट मतलब सिटीज मतलब वो क्या है, खाक हो जाते हैं। तो क्या उस स्टेट के पास ये थ्रेट अभी भी मौजूद मतलब ये फ्लेक्स मतलब ये ऑप्शन क्या उस स्टेट के पास मौजूद है कि अगर उस पर न्यूक्लियर अटैक हो भी जाए, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलियामेट हो जाए, तो क्या उस स्टेट के पास ये मतलब कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो उस स्टेट के खिलाफ जिसने इस पर ये न्यूक्लियर हमला किया था उस पे भी उतने ही लेवल का मतलब हमला कर सके? मतलब ये कि क्या डिफेंसिव थ्रेट का जो एलिमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए सिर्फ यही चीज काफी है कि आपके पास सिर्फ न्यूक्लियर वेपन हो? क्या ये चीज सिर्फ काफी है डिफेंसिव थ्रेट को मतलब वो इंटैक्ट रखने के लिए, या इसके साथ साथ आपके पास जो डिफेंसिव थ्रेट के अंडर डेटरेंस जो आती है ना, डेटरेंस का मुकम्मल होना भी जरूरी है? क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स होना न्यूक्लियर वेपन्स का होना सिर्फ काफी होता है, या आपके पास जो डेटरेंस के तीनों एलिमेंट्स है ना उनका बिल्कुल फुलफिल होना जरूरी है? आप आपसे बेसिक का क्वेश्चन है मेरा। नहीं सर, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन होने का तो कोई फायदा नहीं है, मतलब तीनों जब तक फुलफिल ना हो डेटरेंस के जो एलिमेंट्स हैं, तो सिर्फ वेपन का क्या करना। एग्जैक्टली सिर्फ वेपन का क्या फायदा कि अगर आपके पास उसको कम्युनिकेट करने के लिए आप क्रेडिबिलिटी ना रखते हो, ठीक है, और आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी मौजूद ना हो। मतलब ये कि उस स्टेट को पता है अगर इसके खिलाफ मैंने अटैक कर दिया, ठीक है, उसको मैंने डिसिमेट कर दिया, उसको मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो वो तो फिर डिफेंसिव जो थ्रेट ये मतलब जो आपके पास रिटेलिएशन का हक ये रखता है ना, तो उसके पास तो फिर ये ऑप्शन ही नहीं रहती। तो आपके पास क्या है, आपके पास इन चीज़ों ये कैपेबिलिटीज क्रेडिबिलिटी और कम्युनिकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है डिफेंसिव थ्रेट के लिए। फिर इसी के अंदर आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का भी एलिमेंट आ जाता है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एलिमेंट किस में आता है? आपके पास कैपेबिलिटीज में आता है कि क्या आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आपका बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, तो आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हो जिससे आप एक स्टेट पर उसी लेवल का हमला या मासिव रिटेलिएशन कर सको, ठीक है? तो ये सारी चीजें इंटैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। फिर इसी चीज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर ही फिर ये म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का या म्यूचुअल डेटरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का यही मतलब है, या म्यूचुअल डेटरेंस का, कि दोनों स्टेट्स को पता है, जो दो राइवल स्टेट्स है ना न्यूक्लियर, उन दोनों को पता है कि अगर कोई भी स्टेट दूसरे पर न्यूक्लियर हमला कर दे हम में से, ठीक है, तो ये लाजमी बात है कि मैंने भी इसके रिजल्ट में तबाह होना है। और ये क्यों तबाह होना है? क्योंकि आपके पास दूसरे स्टेट के पास सेकंड स्ट्राइक की एबिलिटी हो जाती है। तो देख लें, डेटरेंस सेकंड स्ट्राइक की एबिलिटी के साथ ये तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर कंप्लीट हो जाती है, और फिर उसी के रिजल्ट में हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या म्यूचुअल डेटरेंस, ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखकर फिर न्यूक्लियर पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसमें डिफेंसिव थ्रेट को यूज़ किया जाता है कि किसी ऐसे एग्रेसिव स्टेट को हमारे पास डिसुएड किया जा सके
कोई ऐसा एक्शन लेने से जो कि हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करता हो या हमारी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता हो। इज इट क्लियर? कोई सेंस बन रहा है चीज का? यस सर, यस सर। यस सर। चलो तुम good यार। कम्युनिकेशन का भी बता दे। कम्युनिकेशन का यही है कि आप आया दुश्मन को ये पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचा रहे हो कि आप जो कैपेबिलिटीज रखते हो, ये जो आप स्टेटमेंट कैपेबिलिटी भी रखते हो कि आप ये ऑप्शन लो, मतलब ऑप्शन, ये ऑप्शन आप कंसिडर ही सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि ये ऑप्शन पर आप अमल भी करेंगे। तो क्या ये इफेक्टिवली दुश्मन को कम्युनिकेट हो रही है? तो वो तब इफेक्टिवली कम्युनिकेट होंगी, दुश्मन तो आपके बातों को ऐसे ही हवा में उड़ा देगा कि यार ये वैसे ही वो कह रहा है, लेकिन वो तब आपकी बातों को सीरियस लेगा ना जब उसको पता होगा कि यार इसके पास तो ये वेपन्स डिलीवरी के सिस्टम, मतलब ये वेपन्स डिलीवरी सिस्टम्स भी सारे मौजूद है। वेपन्स डिलीवरी सिस्टम कौन से हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो इनके पास है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आपने चाहे मतलब वो क्या है क्रूज मिसाइल्स की शक्ल में हो, या आपके पास एयर टू लैंड, एयर टू सरफेस मिसाइल्स हो, ठीक है, या आपके पास एयर टू एयर मिसाइल्स हो, या आप सरफेस टू सरफेस वेपन्स हो, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास कम्युनिकेशन के सोर्सेस होते हैं आपके दुश्मन को बताने के लिए कि नॉट ओनली यू हैव द कैपेबिलिटीज, नॉट ओनली दैट यू आर विलिंग टू यूज इट, बट एट टाइम you will use these systems and will let them know that what kind of a defensive threat you were referring to previously, सर ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब पहले ही स्ट्राइक में हम उनकी फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी खत्म कर दें? नहीं, ये ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें फिर आपको पूरे आप क्या करना होगा, आपने उनके जो आपके पास सरफेस से जो आप पे लॉन्च होना है ना उसको भी डिसिमेट करना होगा, ठीक है। आपके पास लैंड पर जो इंस्टॉलेशन है उसको भी डिसिमेट करना होगा, और आपके पास जो सब मतलब भी आपके पास मेरीन्स में जो मौजूद है ना उसको भी डिसिमेट करना होगा। एंड यू आर नेवर श्योर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज, आप श्योर नहीं होते। आप लैंड पर तो आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन इंडिया क्यों घबरा रहा था कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के, मतलब सेकंड स्ट्राइक की एबिलिटी इंडिया पाकिस्तान के पास कुछ अरसे के लिए नहीं भी थी, ठीक है। इसके डेवलपमेंट से पहले भी इंडिया क्यों घबरा रहा था? इस वजह से घबरा रहा था कि इन रिस्पॉन्स पाकिस्तान हैड डेवलप टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या है? जो कि रिमोटली आप किसी भी मतलब जगह पर ले जा सकते हो। तो दे वर नेवर श्योर अबाउट इट कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ पर है, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सारे कोटा को खुदा ना खासा तबाह भी कर दे, स्टिल दे विल नॉट बी स्पेयर्ड। सिमिलर इज द केस विद इंडिया। अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप किन किन सबमरीन्स को ढूंढोगे? आपको ये भी पता नहीं होता कि किन सबमरीन्स में मतलब वो फिट है, किन में फिट नहीं है। फिर कहाँ पर उन्होंने अपने वो क्या है जो मोबाइल न्यूक्लियर वेपन है वहां क्या छुपाए हुए हैं, क्या चीज। तो आप पूरे लैंड को तो तबाह कर सकते हो, आप पूरे समंदर को किस तरह तबाह करोगे? मतलब पूरे समंदर पर न्यूक्लियर लॉन्च किस तरह करोगे? सो यू हैव नो ये जो हम इंटरनेशनल सैंक्शंस आपके पास सी लेवल इस पर आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। एक स्टेट के खिलाफ तो आप कर सकोगे, आप समंदर में किस तरह इतने बड़े पैमाने पर एक सबमरीन्स को, और वो भी न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके, ठीक है। सो इट इज नॉट feasible फॉर एनी स्टेट इन द foreseeable future. इम्पॉसिबल भी It नहीं is है सर। not possible at all. एक चीज हो सकती है जो कि आपके पास बीडीएस जो है, बीडीएस कॉन्सेप्ट किसी को पता है? बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम रोनाल्ड रीगन के टाइम में शुरू हुआ था स्टार वार्स के हवाले से। वो ये था कि वो लेजर से ही मतलब वो सारा कुछ मतलब डेसिमेट कर देते थे। तो अगर आप उससे कर सकते हो देन इट इज पॉसिबल कि आप बिल्कुल स्पेस से ही मतलब स्पेस में हो जाके ना ही उसके सिर्फ रोक रहे हो वेपन्स, ठीक है, बल्कि उनको वो डेसिमेट करने के लिए वो यार आसान है, वो चीज मैं एक्सप्लेन भी आगे कर दूंगा। बट in the present time, in the foreseeable future, it is not possible at all to just decimate each and everything of a nuclear weapon state, ठीक है, because you are never sure about their communication etc capabilities, सही है, क्योंकि वो मल्टीपल चीज मतलब वो क्या है समंदर में भी और जमीन में भी, पूरी जमीन को आप कर सकते हो बट समंदर में आप क्या करोगे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि 12:30 हो रहे हैं तो हम इवनिंग में सेशन करना मतलब कंटिन्यू करेंगे। ज़रा यार ये ज़रा मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, आसान ही है, लेकिन ये कि ज़रा इस
को समझ कर करना है, ठीक है। मेरा तो प्लान यही था कि अभी 15 स्लाइड्स आज अभी हो जाएंगी और 15 या 20 तक तो शाम में, तो एटलीस्ट एक तो हमारा सेक्शन हो जाएगा, फिर पाकिस्तान और इंडिया का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम और डॉक्ट्रिन से रह जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, हम क्या है शाम में जरा लंबा सेशन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम इनको इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। इज इट क्लियर? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं? मेरा क्वेश्चन है। जी। एक आपने जो बताया था ना, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो है हमने उनके साथ प्लेज किया हुआ है, एक तो अगर वो जो कोई प्लेज किया हुआ है उसको एग्रीमेंट का नाम, और फिर आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि यूनिफॉर्म जो आ रही है स्टेट वो नेटो मेंबर से कहते हैं। पाकिस्तान तो नेटो का अलायंस है, मेंबर तो नहीं है, तो आपने वो जो एग्जांपल दी थी वो तो नेटो की थी। It was a major non-native ally in the US war against terrorism in Afghanistan, but it is no longer even a major non-native ally, ठीक है। उन्होंने native ally नहीं है। एक बात यार, एग्रीमेंट जो है ना, मैं आपको एक बात कह दूं, यही इसलिए मैंने वो डिस्टिंक्टली, मतलब ये मैंने क्लियरली लिखा भी नहीं है उस स्लाइड में। ये आप जो डिफरेंट बुक्स पढ़ते हो ना, ठीक है, ये आप क्या है, ये दिलीप भाईरो की बुक पढ़ोगे, कोड वॉर इन द इस्लामिक वर्ल्ड, उसमें ये चीज मौजूद है, ठीक है, कि आपके पास बैक चैनल एग्रीमेंट मौजूद है। और इसी वजह से वो रीजंस क्या कहता है कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट सऊदीया ने किया, और सऊदीया क्यों पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी का शिकार नहीं होने देता, ठीक है, और पाकिस्तान क्यों प्लेज करता है ये चीजें, सही है। और ये बुरी चीज नहीं है, अगर नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो अपने आवारियों को मतलब बचाने के लिए, तो व्हाई वी शुड नॉट प्रोटेक्ट द आर्मेनियन शरीफ? इट इज मतलब ये क्या है, स्टेट लेवल हमारे इंटरेस्ट के लिए बेहतर है, बिकॉज सऊदीया हैज हेल्प्ड अस इन एवरी वे पॉसिबल। हमारी रेमिटेंसेस वहां से आती है, हम सऊदीया की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किसी भी सूरत में नहीं होने दे सकते, सही है। एक बात तो ये, एग्रीमेंट वगैरह कोई नहीं होता इस तरह का, ये फिर आपके पास फ्लडगेट्स खुल जाएंगी, फिर ईरान रशिया के साथ करेगा, तो यार चीजें मौजूद होती हैं आपके पास। ये जो आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं ना, ये जिस तरह लिख रहे होते हैं, आप उनको सिर्फ कोट कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक, कि आपके पास कोई ऐसा बैक चैनल अरेंजमेंट मौजूद है, इसके लिए कोई एग्रीमेंट्स नहीं है, वरना मैं डिस्टिंक्टली लिख देता, ठीक है। नेटो मेंबर्स का वो है, ठीक है, तो वो मैंने लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर पेपर में लिख भी देना कि अकॉर्डिंग टू सम ऑथर्स, स्पेशली ये आप कह दो, ये मोहम्मद अल बराडी का भी, उसने भी मतलब क्या इनडायरेक्टली उसको रेफर किया है कि किस तरह वो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन देता है। इसी तरह आप दिलीप भाईरो की कोल्ड वॉर इन द इस्लामिक वर्ल्ड, सो यार दे आर द अथॉरिटीज इन दीस सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आप वो रेफरेंस कर भी लेते हो ना, तो उसको कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, सही है। लेकिन एग्रीमेंट ना होना इट डजंट मीन कि कोई चीज है ही नहीं। इफ इट इज इन द बुक्स एंड इट इज नॉट अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट, और वो पाकिस्तान अपने डिक्लेयर भी करता है कि वी विल प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, अगर उसके साथ एडिशनल कोई पॉइंट मतलब वो ऐड कर रहे होते हैं कि इस पार्टनरशिप का एक स्ट्रैंड ये भी है अनऑफिशियल, ठीक है, देन इट इज नॉट अ बैड थिंग। हम कौन सा पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, और ये कौन सी अजीब सी बात है, क्योंकि नेटो मेंबर ये सारा, ये तो सेकंड न्यूक्लियर एज से अभी तक ये चीज चली आ रही है कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला उनको हासिल होता है स्टेट्स को, बाकी अपने वो पावरफुल एलायंस का। सो इट इज नॉट ए न्यू थिंग, इट इज नॉट एन इलीगल थिंग एट ऑल, ठीक है। हाँ जी सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये कम्युनिकेशन के सेंस में हम इसको भी ले सकते हैं ना, जो पाकिस्तान के अंदर फिर हम जंगी मशक़ें करते हैं, इंडिया अगर हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम वगैरह लगाता है ना, तो फिर हम वो अपने जेट्स वगैरह वो लेकर आ जाते हैं बॉर्डर के नज़दीक। और या सर जो हमारे पास यौम दिफाई पाकिस्तान होता है ना, तो सर उसमें भी हम अपने वो पूरे मसाइल वगैरह इन सब की वो रुनुमाई करते हैं ना, तो वो भी कम्युनिकेशन के सेंस में ही होता है। कम्युनिकेशन के सेंस में आप, ये कैपेबिलिटीज हैं एक्चुअली, ये कैपेबिलिटीज हैं कम्युनिकेशंस, इट इज मतलब रिलेटेड टू द डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है, जो डिलीवरी सिस्टम्स है, जो कि आप ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स किसी टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आप जो रिकमेंड मैं करूँगा, इस 2-3 पैराग्राफ्स इस पर लिखे हुए हैं, केगली ने काफी अच्छा लिखा हुआ है, तो उसमें यही बात आपको मिलेगी। इट इज रिलेटेड टू द डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है, व्हिच गिव अ मैसेज टू द एनिमी दैट of the threat of defensive threat is there, ठीक है, and the state can inflict us irreparable damages in case of aggression, ठीक है, अगर हम इस पर aggression कर लेते हैं। Any other question? यस सर, एक है जी
सर ये फॉरेन पॉलिसी की बुक में ना ये जो ऑथर अब्दुल सत्तार इन्होंने टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की है ना, फिर इन्होंने उसकी रेंज बताई है। तो जो रेंज है ये इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है या इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग होती है टू द सर्टेन पॉइंट? टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग होती है। 27 पाकिस्तान की जो डिक्लेयर्ड रेंज है ना, सबसे बड़ा जो डिक्लेयर आपके पास रेंज है बैलिस्टिक मिसाइल का 2750 किलोमीटर। बट यार लेट मी टेल यू कि स्टेट्स जो रेंज डिक्लेयर करती है ना, it is normally the half of the capability that we possess। ठीक है, जो स्टेट्स पोजेस करती है ना वो उसके हाफ कैपेबिलिटी, नॉर्मली हाफ कैपेबिलिटी बताती है। तो ये कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड, इट इज नॉट द रेडियस ऑफ द डिस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू इन्फ्लिक्ट ऑन द एनिमी। ठीक है, ये आपके पास वो ये नहीं होता कि एक जगह पर ये चीज गिरी ना तो ये कितने फासले तक तबाही मचाएगा, बल्कि ये है कि जब ये लॉन्च होगा तो आपके पास टारगेट जो है मैक्सिमम कितने फासले तक टारगेट को बिल्कुल सही तरीके से निशाना बना सकता है। तो इट इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस, not the amount or not the extent of destruction that it will inflict on the enemy, right? जी यस सर। सर मेरा एक और भी क्वेश्चन है सर, ये लैंड और वाटर की आप लोगों ने अभी डिबेट की है, तो जो बाबर क्रूज मिसाइल है ना इसका जो B1 है उसका क्लेम ये लोग करते हैं कि वाटर और लैंड दोनों पर है। तो वाटर क्रूज मिसाइल जो है ना, मैं आपको ये कह देता हूँ यार, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है ना, इसमें आपने जो बात की कि दोनों पर है मिसाइल, असल चैलेंज जो था ना, असल चैलेंज यही था कि किस तरह हम सबमरीन से इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये चीज नहीं थी, मतलब सरफेस टू सरफेस तो ऑलरेडी हमारे पास मिसाइल्स थे। ठीक है, हमारी जो बेसिक कोर डेटरेंस है वो तो फर्स्ट स्ट्राइक की बेसिक डेटरेंस तो इसी पर बेस थी कि अगर इंडिया वो इस तरह कोई हरकत करता है एग्रेशन, तो अगर हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उन पर मिसाइल लॉन्च करेंगे। तो इट वाज सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस। चैलेंज क्या था कि आप इन्हीं मिसाइल्स को किस तरह सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। सही है, तो आपके पास जो बाबर ये 2 जो है ना क्रूज मिसाइल, ठीक है, इसमें ये चीज हमारे पास आई है कि विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स इट इज लॉन्च फ्रॉम द सबमरीन एंड इट कैन क्रूज to any destination in India and can deliver the nuclear warheads there। तो यही चीज़ है इसमें, इस तरह कोई मतलब वो नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स पहले से भी मौजूद थे, लेकिन इसमें जो हमारे पास मुश्किल आ रही थी ना कि हम इनको सबमरीन से विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च नहीं कर सकते थे। और ये बाबर 2 जो क्रूज मिसाइल है 2016 में जो हमने कर दिया, ये हमने वो टेस्ट कर दिया और इससे हमारे पास फुल न्यूक्लियर ट्रायड, या इसको मतलब न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं या फुल न्यूक्लियर स्पेक्ट्रम कहते हैं या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, वो हमने अचीव करी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। अभी तो हम सिर्फ ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, दुनियाई सतह पर न्यूक्लियर मतलब एज का जो है ना और ये न्यूक्लियर वेपन्स, उसके हवाले से हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपके पास जो IR ये चीज़ जो है ना, ये मतलब सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं आती, चाहे IR में चाहे करंट अफेयर्स के अगर न्यूक्लियर हवाले से कोई क्वेश्चन आता है। तो अभी तो हम आलमी सतह पर चीज़ें देख रहे हैं पाकिस्तान, और ये क्या है इंडिया पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे कि यार पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, फिर उसमें यही चीज़ें ये आपको इंशाल्लाह उस वक्त भी क्लियर हो जाएंगी। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये US स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन था ना एइजनहावर वाला, इसको कंसाइजली प्लीज बता दें, ये मैं गेट नहीं कर पाया था यार। यूएस ये आइजनहावर का मासिव रिटेलिएशन वाला US स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन यही था कि अगर आप कोई ऐसी वैसी हरकत करते हो ना, खासकर कम्युनिज्म के हवाले से उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई मामूली हरकत मतलब थ्रेट भी करते हो हमें, कोई मामूली अटैक भी करते हो, कोई कन्वेंशनल अटैक भी करते हो, देन वी विल यूज द न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट यू। सो ये मासिव रिटेलिएशन ही हो गई है। एक बंदे ने आप पर कोई क्या है बैलिस्टिक मिसाइल मतलब फायर कर दिया और आपने न्यूक से यहाँ से लॉन्च कर दिया, सो इट इज मासिव रिटेलिएशन। So the Eisenhower US strategic doctrine, which is known as which is based on massive retaliation, actually says that if the communism threaten us or our allies anywhere, ठीक है, then we will use massive retaliation. But massive retaliation means the use of nuclear weapons even in case of conventional attack against US or any of its allies. Is it clear?
ये सर वो क्लियर है, लेकिन 1962 था आई गेस, जब वो केनेडी वाला दौर था जो क्यूबा वाले यार में, इट इज अ तो वहाँ डिफरेंट तो वो केनेडी वाला, हाँ अच्छा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की आप जी जी, बात कर, इट इज अ हाँ, डिफरेंट थिंग, वो आएगा एनपीटी पर मैं आऊंगा ना, क्यूबन मिसाइल जी क्राइसिस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उसमें, ठीक है, ओके। इट्स वहाँ तो ऑल ये सेट। डॉक्टर राइन वाली बात थोड़ी सी नलीफाई हो जाती है ना, क्योंकि वहाँ तो उसने तो इतनी यार वो रेजिस्टेंट थोड़ी बहुत, आइजनहोवर का डॉक्ट्रिन था, ठीक है कलिंटन वो का तो डिफरेंट है, केनेडी का डिफरेंट है, ओबामा का सही है, डिफरेंट है, ट्रम्प का डिफरेंट है, सो इट डिफर्स। सही ये सही है, आपके सही है। पास जो पहला न्यूक्लियर एज था ना, उसमें ये चीज थी, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर वेपन ही नहीं था, ठीक है, सो आपके पास ये मासिव रिटेलिएशन, कॉम्पेलेंस, न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप की ये चीज यूज किया करते थे, ठीक है, इज इट क्लियर? आपका ओके कोई थैंक यू, क्वेश्चन हाँ हो तो क्लियर। पूछे, मैं एक कॉल अटेंड करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछ ले वरना मीटिंग वो। तो किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हेलो, नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा तो नहीं है। चलो ठीक है, इवनिंग में इंशाल्लाह मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और ओके बस अल्लाह खैर करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।